हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो गाइस, हम आ चुके हैं मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इसका दोस्तों हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी कवर कर लिया था। अभी हम यूनिट सेकंड के ऊपर हैं। ये दोस्तों सब्जेक्ट आपका MBA फोर्थ सेमेस्टर में आपको देखने को मिलता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट वाले बच्चों को इसको पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड से। यूनिट सेकंड जो हमारा है दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम। इसमें बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ टॉपिक्स आपको मिलेंगे एक एक करके। सो एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही एकदम इजी लैंग्वेज में। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्लानिंग प्रोसेस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग प्रोसेस? जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, मतलब कहीं पर भी कोई सा भी प्रोडक्शन प्रोसेस हो, कोई भी आप किसी टॉप मैनेजमेंट पे हो, मिडिल मैनेजमेंट पे हो, लोअर मैनेजमेंट पे हो, कहीं पर भी हो, आपका प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अभी हमको जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो उसमें हम प्रोडक्शन प्लानिंग की ज़रूर बात करते हैं। यानी कि हमको प्लान पता होना चाहिए कि कितना कस्टमर की तरफ से डिमांड आने वाली है, कितना हम प्रोड्यूस करेंगे, कितना हमारे पास में रॉ मटेरियल, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं दोस्तों, प्लानिंग करते हैं। सो प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट मीन्स की थिंकिंग स्ट्रैटेजिकली, कि कितना आपको, कितने सही तरीके से आपको पूरा प्रोसेस को कितना स्मूथ वे में आपको बना करके चलना है। सो प्रोसेस प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप फिगरिंग आउट द स्टेप हाउ अ प्रोडक्ट विल बी मेड। मतलब कि इसमें इस चीज़ को हम इंश्योर करते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाया जाए, कितना अमाउंट में बनाया जाए, कब बनाया जाए। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं, ये सभी जो भी चीज़ें होती हैं, वो हमारे प्रोसेस प्लानिंग के ही पार्ट होते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, चूजिंग द राइट टूल्स and materials, and estimating the time and cost required to the produce the product efficiently and with high quality। यानी कि एक सही मात्रा में, सही क्वालिटी के साथ में एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन से सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस का ज़रूरत होगी, कौन से टूल्स का यूज़ होगा, कौन से मटेरियल का यूज़ होगा, और कब उसको बनाया जाएगा, कितनी कॉस्ट की लागत आएगी। ये सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद में हम क्या करते हैं, एक पूरा प्रोसेस प्लानिंग बनाते हैं। यानी कि एक प्लानिंग करते हैं, यानी अपने प्रोडक्शन का प्लान करते हैं। उसको ही आप लोगों ने, जैसा आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर्स में भी पढ़ा होगा कि प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, जिसको आप शॉर्ट में PPC बोलते हैं ना। PPC एक अलग डिपार्टमेंट भी होता है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का, जिसमें आप क्या करते हो कि प्रोसेस को जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं इनको आइडेंटिफाई करके, एनालाइज करके पूरा एक तरीके का आप प्लान बनाते हो कि कितना आपको बनाना है, कितना आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्लान करने के? इसके ऑब्जेक्टिव यही होते हैं कि हम अपने प्रोसेस को इफ़िशियंसी मेंटेन करते हैं, अपने वेस्ट को रिड्यूस करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, क्वालिटी एश्योर करते हैं, टाइमली प्रोडक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सभी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस प्लानिंग, तो इसमें हमारा मैनुअल प्रोसेस प्लानिंग आता है, ह्यूमन डिसीजन मेकिंग आता है कि ह्यूमन एक जो होता है वो अपना तरीके से डिसाइड कर सकता है, या फिर लो वॉल्यूम और कस्टमाइज प्रोडक्शन, है ना, ये सारी चीज़ें आती है। देन ऑटोमेटेड प्रोसेस प्लानिंग आता है। देन इसके अलावा हमारा जनरेटिव प्रोसेस प्लानिंग आता है। सो दीज ऑल आर लाइक, ये जितने भी आपके टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या करते हैं कि मैनुअल प्रोसेस प्लानिंग, मतलब इसमें हम किसी भी तरीके का कोई, मतलब अपने दिमाग से थोड़ा अपना, मतलब कि ब्रेनस्टॉर्म करके हम अपने उस तरीके से चीज़ों को प्रोसेस का, मतलब अपना जो भी है प्रोडक्शन का प्लान करते हैं। देन ऑटोमेटेड प्रोसेस प्लानिंग, मतलब हमको एक, ये क्या होता है कि इसमें हम कोई भी तरीके के सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, या फिर उस तरीके की चीज़ों को करते हैं कि यानी कि पास्ट प्रेडिक्शंस को, मतलब पास्ट डेटा को लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे क्या करते हैं उसको उसी हिसाब से, वो ऑटोमेटेड प्रोसेस प्लानिंग, यानी कि हमारा अपने हिसाब से चलता रहता है कि लास्ट मंथ कितना बना था, इसके हिसाब से कितना और डिमांड होनी चाहिए। तो वो ऑटोमेटेड, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम डेटा को एनालाइज करके देखते हैं, तो वो ऑटोमेटेड प्रोसेस प्लानिंग। देन जनरेटिव प्रोसेस प्लानिंग में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जनरेट प्रोडक्शन प्लान्स बेस्ड ऑन
प्रोडक्ट डिज़ाइन डेटा यूजिंग एल्गोरिथम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहाँ पर हमारा यूज़ होता है वहाँ पर हम जनरेटिव प्रोसेस प्लानिंग का यूज़ करते हैं। इसमें फुली ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड कस्टम प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी सेटअप, कॉस्ट बट वेरी इफ़िशिएंट इन द लॉन्ग टर्म, है ना। यानी कि यहाँ पर इसमें कुछ एक इनिशियल कॉस्ट जो आती है इस तरीके की प्लान को करने में, जनरेटिव प्रोसेस प्लानिंग को करने में ज़्यादा आती है, बट लॉन्ग टर्म में इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, सो जब हम इसके आगे की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, जिसको आप शॉर्ट में CAPP बोलते हो। सो व्हाट इज़ इट, इसको देख लेते हैं। कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग क्या होता है, जिसमें हम एक तरीके का दोस्तों यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, यूज़ ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू असिस्ट इन द क्रिएशन, मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्लान। यानी कि यहाँ पर हम मैनुअल प्रोसेस में ट्रस्ट करने के बजाय क्या करते हैं कि कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर जो एक तरीके का एप्लीकेशन होता है जिसमें हम जैसे SAP सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, SAP SAP सॉफ्टवेयर हो गया, प्लान करने के लिए मटेरियल मैनेजमेंट MM मॉड्यूल हो गया, है ना, PP मॉड्यूल हो गया, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल हो गया। सो ये सभी SAP सॉफ्टवेयर के अलग अलग डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि प्रोसेस को प्लान कर सकते हैं। ये भी हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए हमारे बहुत ज़्यादा यूज़फुल सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर SAP सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल हो गया। उसी तरीके से और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारे पूरे ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हमको हेल्प करते हैं पूरी चीज़ों को प्लान करने के लिए, कि पास्ट डेटा को लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके हिसाब से क्या करते हैं कि प्रिडिक्ट करते हैं कि आपको इतना बनाना चाहिए, इतना आपके पास रॉ मटेरियल है, इतना आपके पास में ये सारी चीज़ें, तो उसके हिसाब से वो सारी चीज़ों को प्लान करता है। तो कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग इसको हम बोलते हैं। इसके की फीचर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑटोमेशन होता है कि खुद से ही ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली रन होंगी। कंसिस्टेंसी, इसमें हमको रेगुलर बेसिस पे डेटा को देना होता है, इनपुट्स देना होता है कि ये हमारा चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, देन उसके हिसाब से आउटपुट को जनरेट करता है। इंटीग्रेशन होता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग जैसे CAD सॉफ्टवेयर, CAM सॉफ्टवेयर, इसमें सभी चीज़ों का ये क्या होता है कि एक तरीके का इंटीग्रेशन होता है, तभी ये अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता है। डेटाबेस ड्रिवन डिसीजन, यानी इसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर प्रॉपर डेटा को रखा जाता है, उन डेटा के हिसाब से उन डेटा को प्रॉपर एनालाइज करके ही कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। एंड देन एडेप्टेबिलिटी, इसमें क्विकली एडजस्ट टू चेंज, यानी कि कोई भी तरीके का कोई चेंजेस हुआ या कुछ भी तो उसमें एजिलिटी यानी कि एडेप्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा एक वो होती है आपकी एक आपको और भी ज़्यादा इसका फीचर देखने को मिलेगा इन प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पर अभी देखो स्टेप्स एंड टाइप्स ऑफ CAPP, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग के यहाँ पर कौन कौन से टाइप्स हैं। मैनुअल क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लान, वेरिएंट कैप, जनरेटिव कैप, डायनेमिक जनरेटिव कैप। तो इतना ज़्यादा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये आपको पता होना चाहिए कि कैप का मतलब क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जिसके कौन कौन से स्टेप्स और टाइप्स, यानी कि स्टेप्स टाइप्स ही हैं एक तरीके के। सो इसमें अब देखो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जो कि आपको पहले से बहुत बार मैंने आप लोगों को बता करके रखा हुआ है ऑलरेडी। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या होता है? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द producing goods or delivering services. So production planning and control plays a very important role for planning, organizing and managing all the operation related एक्टिविटीज़, है ना। जो आपके प्रोडक्शन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्लान करते हैं, उसके बाद में जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम कंट्रोल भी करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया भी था कि हम एक चीज़ों को प्लान करते हैं, ठीक है, कि मान लो कितना बनेगा, उसके बाद में कितना बना एक्चुअल हम उसको देखते हैं, उसके बाद में गैप कितने का आया, ये जो गैप को आइडेंटिफाई करके उसको भी क्या करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि 100 पार्ट बनने थे, 100 में से मान लो कि 80 बन पाए, लेकिन गैप कितने का हुआ, 20 का हुआ। तो 20 क्यों नहीं बन पाए, इस चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसका वाई एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद में इस गैप को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाएगी। सो ये होता है
कि व्हाट नीड टू बी प्रोड्यूस, इसका पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि प्रोडक्शन एंड प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट व्हाट नीड टू बी प्रोड्यूस, व्हेन एंड हाउ इट विल बी प्रोड्यूस एंड इंश्योरिंग दैट एवरीथिंग रन्स स्मूथली टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. द गोल ऑफ पीपीसी इज़ टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, इंश्योर टाइमली प्रोडक्शन एंड डिलीवरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. ठीक है, तो ये पूरी बात है हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की. देन इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब आपको पता ही है कि एफिशिएंट वे में हम अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना, टाइमली डिलीवरी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, क्वालिटी इंश्योरेंस, ठीक, कस्टमर सेटिस्फेक्शन. ये दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. पहले हम क्या करते हैं, डिमांड को फोरकास्ट करते हैं कि कस्टमर की डिमांड को देखते हैं कि कितनी कस्टमर की डिमांड है, यानी डिमांड को फोरकास्ट करना, यानी कि अपने पुराने डेटा को भी एनालाइज करना और मार्केट का ट्रेंड देखना, कस्टमर की डिमांड को समझना. तो उसके बाद में प्रोडक्शन का प्लान करना, मटीरियल की प्लानिंग करना, कैपेसिटी प्लानिंग करना, सॉफ्ट फ्लो कंट्रोल करना, है ना. ये सभी चीज़ों को करने के बाद में हम यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन को बनाते हैं ना. ये सभी चीज़ों को करने के बाद में एक्चुअल प्रोडक्शन जो होता है उसको एनालिसिस करते हैं. ये एक स्टेप यहाँ पर रह गया है कि एक्चुअल प्रोडक्शन को एनालिसिस करना, देन उसके बाद में सॉफ्ट फ्लो को कंट्रोल करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट एंड देन कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट, जिसको काइजन भी बोल सकते हैं. सो दीज आर ऑल आर द एक्टिविटीज़ लाइक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. ठीक है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपके प्रोडक्शन प्लान एंड कंट्रोल को अफेक्ट कर सकते हैं. सो डिमांड फोरकास्ट, डिमांड, कस्टमर की डिमांड, कितना आपके पास रिसोर्सेज हैं, कितने आपके पास में प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, लीड टाइम कितना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें आपकी जो भी हैं वो फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को क्या करते हैं, एक तरीके से अफेक्ट करते हैं. ठीक है, ये देखो फंक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, पीपीसी के फंक्शंस. इसमें क्या होता है, जो रूटिंग, शेड्यूलिंग, लोडिंग, डिस्पैच, इंस्पेक्शन, फॉलोअप, प्रोसेसिंग. तो ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट सेमेस्टर के अंदर डिस्कस करके रखा हुआ है डिटेल में, और इतना ज़्यादा इस बार आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, बस केवल पीपीसी के बारे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिया जाएगा. सो इसके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, बट इसके आगे का चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं. बट यहाँ पर देखो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल. अब मास्टर, व्हाट इज़ मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, इसको भी मैंने आप लोगों को बताया था. तो master production schedule MPS is a statement which answers certain questions like what product to be made, क्या बनना है, कितनी क्वालिटी में बनना है, कितने कब बनना है, कौन से टाइम पे बनना है, कंडक्टिंग द टाइम, और किस तरीके से कौन से प्रोसेस का यूज़ किया जाएगा. तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल यानी कि ये भी एक तरीके का प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का ही पार्ट है, जिसमें से हम क्या करते हैं कि एक तरीके का हम पूरा एक तरीके का स्टेटमेंट बनाते हैं, एक तरीके का इसमें हम मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं कि हमको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन से उसका कैटेगरी है, यानी उसका क्या नंबर है कोई भी प्रोडक्ट का, वो कब बनना है, कितनी अमाउंट में बनना है ना, कितना रिक्वायरमेंट है, कितना इन्वेंट्री में हमारा, ये सारी चीज़ें जो भी होती है वो हमारी मैट्रिक्स के अंदर क्या होती हैं, लिखी होती हैं. सो ये जस्ट अ मिनट, इसको हटा करके ये और पढ़ लो. द मेन गोल ऑफ मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल इज टू प्लान प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन अ वे दैट मीट्स कस्टमर डिमांड वाइल मैक्सिमाइजिंग इफिशिएंसी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन. इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं यहाँ पर, मीटिंग कस्टमर डिमांड, ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इन्वेंट्री लेवल को कंट्रोल करना, एफिशिएंसी को बढ़ाना, कस्टमर सर्विस को एनहांस करना, ये सारी चीज़ें होती हैं. इसके फंक्शंस की बात करें तो डिमांड फोरकास्टिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट, कैपेबिलिटी प्लानिंग, प्रोडक्शन शेड्यूल, ये सभी चीज़ें आपको मतलब बहुत ही सिंपल और इजी वे में, है ना. अब इसका प्रोसेस की बात करें तो डिमांड फोरकास्ट, प्रोडक्शन शेड्यूल, मास्टर रिक्वायरमेंट प्लानिंग, है ना, ये MRP, यानी यहाँ पर ये पूरा हम इसका एक तरीके का बनाते हैं, कितनी प्लानिंग है, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड देन कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. सो इसका पूरा प्रोसेस है. अब ये हम बात करते हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग. ये क्या होता है कि इट इज़ अ लाइक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस एंड व्हाट रिसोर्सेज आर नीडेड टू मीट द कस्टमर डिमांड्स फॉर प्रोडक्ट.
with considering the factors such as capacity, workforce and cost. It aims to balance production efficiency and customer demand to ensure smooth operations and customer satisfaction. यानी कि ये भी पूरा एक तरीके का MPS उस तरीके का ही आपका। लेकिन दोस्तों जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है आपका, ये एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, एक चीज़ बता देता हूँ आपको इम्पॉर्टेंट। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि कभी कभार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपका MPS एंड APP यानी आपका मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल एंड एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या डिफरेंस है। तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल जो होता है वो ये तय करता है कि कितने, मतलब ये एक तरीके का छोटा पार्ट है, वहीं APP एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग एक बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए यूज़ होता है। वहीं मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म यानी कि डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है। जैसे कि अगर मान लो कि ये चीज़ MPS में क्या होता है कि मान लो ये होता है कि APP में सब मैं यहाँ पर बता दूँ कि एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग में हम ये चीज़ों को तय करते हैं कि मान लो कि किस महीने में, किस 3 महीने में या 6 महीने में कितनी कुर्सियाँ बननी है ना, यानी कितना प्रोडक्शन होना है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में। वहीं हर हफ्ते की अगर हम बात करें, हर दिन की बात करें, तो ये मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल ये चीज़ डिफाइन करता है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है। ये किसके लिए यूज़ होता है, आपका स्ट्रैटेजिक एंड टॉप लेवल, सॉरी ये आपका होता है टैक्टिकल मिड लेवल के लिए, मिड लेवल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मिड लेवल के लिए यूज़ होता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। वहीं ये किसके लिए यूज़ होता है, टॉप लेवल के लिए APP यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा 1 से 3 महीने का इसमें वो होता है ना, 1 से 3 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होता है। इसमें हम 6 से 12 महीने तक का प्लान को कर सकते हैं। इसमें ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है ना, इस वजह से। ठीक है, इसमें वीकली प्रोडक्शन को हम कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं कि हम अपने वर्कफोर्स इन्वेंट्री प्लान्स को पूरे मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। तो ये मेन जो इसका मतलब डिफरेंस होता है वो ये होता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो अभी हम बात करते हैं आगे कि ये MRP मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं। सो इसमें क्या है कि अ सिस्टम फॉर मैनेजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाय डिटरमाइनिंग व्हाट मटेरियल्स आर नीडेड इन व्हाट क्वांटिटीज एंड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर टाइमली प्रोडक्शन एंड मिनिमाइज इन्वेंट्री लेवल। It ensuring the right quantities are available at the right time to meet production schedule while minimizing inventory cost। तो बेसिकली ये जो आपका मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है ना, ये क्या होता है, आपका इन्वेंट्री कॉस्ट को कम करने के लिए, कस्टमर के डिमांड को मेंटेन करने के लिए बेसिकली मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग यूज़ किया जाता है। इसमें हम एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर देते हैं कि इस टाइम के दौरान में कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हो जानी चाहिए जिससे कि हम कस्टमर डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं, और इन्वेंट्री कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि इतना भी ना बना लो कि इन्वेंट्री कॉस्ट ज़्यादा लगने लगे। सो इसके फंक्शंस जो होते हैं वो मेजरली क्या है कि इन्वेंट्री कंट्रोल करना, प्रोडक्शन शेड्यूल करना, प्रोक्योरमेंट का मैनेज करना कि कितना रॉ मटेरियल खरीदना है कितना नहीं खरीद, डिमांड को फोरकास्ट करना एंड ऑर्डर मैनेजमेंट करना। कैपेसिटी प्लानिंग, कैपेसिटी के अंदर हम चीज़ों की बात करते हैं कि हमारे पास कितना कैपेसिटी होनी चाहिए किसी भी तरीके के प्रोडक्शन को करने के लिए ना, हमारे पास में उतने प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए। हमारी भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए, हमारे पास में उतनी मैन पावर हो, हमारे पास में रिसोर्सेज हो, मशीन्स हो, टूल्स हो, उतना प्लेस हो, तो तब जा कर के हम उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कस्टमर ने हमको बहुत सारा ऑर्डर दे दिया और हम उसको ये चीज़ इंडिकेट कर दें, हम उसको ये कमिटमेंट कर दें कि हाँ हम आपको इतने दिन में दे देंगे, जल्दी से जल्दी बना करके दे देंगे। मान लो कि आपके पास जगह है नहीं, मैन पावर है नहीं, मशीन्स है नहीं, और आप कमिट कर दो कस्टमर को कि मैं आपको जल्दी बना करके दे दूँगा, तो दैट कमिटमेंट ऑल्सो द रिजल्ट्स ऑफ कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। जब आप कस्टमर को एक तरीके कमिटमेंट दे देते हो कि इतना हम आपको इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर बना के दे देंगे और फिर नहीं दे पाते हो, तो उससे कस्टमर भी डिससेटिस्फाई हो सकता है। तो कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर हम किस चीज़ की बात करते हैं, कैपेसिटी सिंपली मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क और आउटपुट दैट अ सिस्टम प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन कैन हैंडल इफ़िशिएंटली विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, यानी कि कितने समय के अंदर हमारे कितने पार्ट्स, कितना प्रोडक्शन हो सकता है, इस चीज़ को प्रॉपर मैनेज करना। तो कैपेसिटी प्लानिंग की बात करते हैं तो इन
बिजनेस यानी कैपेसिटी की हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात करें कैपेसिटी प्लानिंग की, तो इन बिजनेस कैपेसिटी प्लानिंग इज़ अबाउट डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास उतने रिसोर्सेज हो, उतने इक्विपमेंट हो, पर्सोनल यानी उतने कर्मचारी हो, एंड स्पेस हो, नीड टू मीट द कस्टमर नीड्स इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये अब हम इसकी कैपेसिटी प्लानिंग की स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो 3 तरीके की यहाँ पर चीज़ होती है, लेड, लेग एंड मैच स्ट्रेटजी। लेड स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है कि एड्स कैपेसिटी इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड इंक्रीजेज, है ना। तो लेड मतलब कि हम उतना ज़्यादा उससे ज़्यादा बना लेते हैं, मतलब कि अ टॉय मैन्युफैक्चर इंक्रीजेज प्रोडक्शन कैपेसिटी बिफोर द हॉलीडे सीजन टू मीट द एक्सपेक्टेड सर्ज इन डिमांड, यानी कि जो एक जैसे सपोज दैट कि हम पहले से बना करके उन सब चीज़ों को रख लेते हैं कि लीड करते हैं, हम कस्टमर डिमांड को मैच करने की लीड करते हैं कि हम पहले से ही प्रोडक्शन उतना करके रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैपेसिटी प्लानिंग का वो हो जाता है कि हम अपना पहले से ही बना करके रख लें। हमारे जैसे समर सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो जो टॉय मैन्युफैक्चरर है वो ज़्यादा टॉयज़ बना करके रख ले, है ना। तो ये हो गया हमारा लेड। देन लीड देन इसके बाद में यहाँ पर लेग स्ट्रेटजी में क्या करते हैं कि एड्स कैपेसिटी ओनली आफ्टर द डिमांड हैज़ इंक्रीजेज, तब हम डिमांड को अपनी बढ़ाते हैं जब कस्टमर की डिमांड आ जाती है, ठीक है। तो इसमें स्मार्टफोन कंपनी इंक्रीजेज इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ओनली आफ्टर सीइंग अ कंसिस्टेंट रेज इन सेल्स ओवर सर्वल मंथ्स। तो जब कोई फ़ोन बनाने वाली स्मार्टफोन बनाने वाली कोई कंपनी है तो वो ये चीज़ देखती है कि कस्टमर्स का अच्छा आउटपुट मतलब अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर के, किसी फ़ोन को लेकर के, और उसमें अच्छा उनको मिल रहा है, तब वो आप क्या करते हैं कि तब और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले से नहीं बना करके रखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, पहले से बना करके रख लिया। इसमें क्या हो रहा है कि कस्टमर की डिमांड आई तब बना करके रख दिया। एंड देन मैच स्ट्रेटजीज़ के अंदर क्या करते हैं कि रिस्पॉन्स टू चेंजेस इज डिमांड, है ना, कि हम उनकी मैच करते हैं, मतलब मैच करने की कोशिश करते हैं। कस्टमर की डिमांड घटी तो हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग घटा दिया, बढ़ी तो हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बढ़ा दिया। तो अ क्लोथिंग रिटेल ग्रेजुअली इंक्रीजेड इन्वेंट्री एंड स्टाफ ड्यूरिंग ग्रोइंग ट्रेंड्स इन सेल्स एडिंग रिसोर्सेज एज नीडेड, है ना। जितना कस्टमर की डिमांड आई उस हिसाब से, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से हम बेसिकली यहाँ पर मैच उसकी डिमांड को मैच करने की कोशिश करते हैं। तो 3 तरीके की स्ट्रेटजीज होती हैं, लीड, लेग एंड मैच। तो इनको आप हमेशा अच्छे से याद रखना। देन उसके बाद में ये आपका पूरा प्रोसेस है जिसमें देखो यहाँ पर अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं ना तो प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, एकदम ऑलमोस्ट सेम होता है। सबसे पहले आपको डिमांड फोरकास्ट करना होता है, उसके बाद में आपको मतलब एक तरीके का प्लान करना होता है, फिर उसके बाद में जो एक्चुअल होता है प्लान वर्सेस एक्चुअल, है ना, कितना एक्चुअल है उसको आपको देखना होता है। उसके बाद में गैप को आइडेंटिफाई करना होता है, एनालाइज करना होता है, उसके बाद में उस गैप को कंट्रोल करना होता है। फिर यहाँ पर फिर से एक अच्छा कैपेसिटी प्लान को इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर मॉनिटर एंड इवेल्युएशन एंड देन कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो जब भी कभी भी इस तरीके का कोई भी प्रोसेस आपसे पूछा जाता है ना, आप हमेशा यही चीज़ों को ध्यान रखो कि कितना आपने क्या आपने प्लान किया, क्या आपने एक्चुअल बनाया, और कितना गैप को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ये 3 चीज़ों को आप बस ध्यान रखना, ठीक है। इसी से आप अपना पूरा प्रोसेस को बना करके लिख देना। देन इसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग, इसमें कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रोसेस का, डिज़ाइन, प्रोडक्ट वारंटी, वैरायटी, क्वालिटी, ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी, है ना, कॉस्ट कंसिडरेशन एंड सीजन उसका। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। सॉफ्ट फ्लोर कंट्रोल ओवरव्यू, ये क्या है, ये एक नया टॉपिक है। इसमें हम सॉफ्ट फ्लोर को कंट्रोल करने की बेसिक बात करते हैं। तो द सॉफ्ट फ्लोर इज़ अ एरिया इन अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस। यहाँ पर इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस को हम क्या करते हैं कि उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं। This is where raw materials are transformed into finished goods through various process and operations. इसमें सॉफ्ट फ्लोर कंट्रोल, इसको SFC शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, इज़ अबाउट मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑन द फैक्ट्री फ्लोर, है ना। जो हमारा बेसिक जहाँ पर काम करने वाला एरिया होता है, जो हमारे वर्क स्टेशंस होते हैं, जहाँ पर जो हमारे कर्मचारी होते हैं वो काम करते हैं, तो उसमें सब चीज़ों को इंश्योर करना कि एवरीथिंग रन स्मूथली एंड इफ़िशिएंटली।
इसके बेनिफिट्स क्या हैं भाई? हम सॉफ्ट फ्लोर को एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे तो उससे हमारी इफ़िशियंसी बढ़ेगी, 5S मेंटेन करेंगे तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी कंट्रोल होगा, प्रोडक्टिविटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सॉफ्ट फ्लोर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन आउटपुट बढ़ाना, क्वालिटी इंप्रूव करना, रिसोर्स बढ़ाना, वेस्ट को रिड्यूस करना एंड सेफ्टी को इंश्योर करना। इसके कंपोनेंट्स की बात करें, वर्क स्टेशन, मशीन्स एंड इक्विपमेंट, वर्कर्स, मटेरियल, प्रोडक्शन प्रोसेस, क्वालिटी, सेफ्टी मेजरमेंट्स, ये सभी चीज़ें हैं। ये आपको कॉमन टर्म्स जो आपके सॉफ्ट फ्लोर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। WIP क्या होता है? जब कितना मतलब कि कितना करंटली में चल रहा है, वर्क इन प्रोसेस, कितना करंट में कितना प्रोसेस है, तो वो WIP होगा। साइकिल टाइम, डाउन टाइम, कानबान, लीन मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, शॉर्टपुट, यहाँ पर 5S काइंजन, ये सभी चीज़ें आपको नॉर्मल सॉफ्ट फ्लोर में देखने को मिलेंगी। अब देखो AIDC, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा कैप्चर, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? AIDC इज़ अ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स, collects data about them and enter that data into computer system without human intervention। यानी AIDC ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा कैप्चर, इसका मतलब क्या होता है? ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स, कलेक्ट अबाउट देम, जो उनका डेटा होता है, और उस डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में डालना विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी कि एक तरीके से आप जो बार कोड्स हो सकते हैं, या आपका स्कैनर जो होता है, स्कैनर मेन काम क्या करता है? स्कैन करते ही आपको उसकी सारी प्रोडक्ट की डिटेल पता चल जाती है ना, तो वो वही सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बार कोड, RIFD, बायोमेट्रिक्स, OCR, NFC, है ना। इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? इसमें हमको एक्यूरेट डेटा पता चल जाता है, तुरंत पता चलता है, एफिशिएंसी, और साथ ही साथ में इसमें एक तरीके का हमारा सीक्रेट कोड होता है जो कि हर कोई नहीं देख सकता है ना। तो बार कोड टेक्नोलॉजी ये किस वजह से यूज़ होती है कि हमारी चीज़ों को वही मतलब विजुअल पैटर्न्स टू पैरेलल लाइंस, डॉट्स और रेक्टेंगल्स ऑफ वेरिंग विड्थ्स एंड स्पेसिंग टू स्टोर एंड ट्रांसमिट डेटा इलेक्ट्रॉनिकली, है ना। इसमें हम अपने डेटा को जो हो सकता है वो छुपा करके सीक्रेट वे में रख सकते हैं, और जब भी हम उसको स्कैन करेंगे तब हम हमारी उसको डिटेल्स दिख सकती हैं, है ना। जैसे ये RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जब आप उसको कार्ड होता है, जैसे आपका पंचिंग कार्ड हो गया, जब आप उसको पंच करते हो तो आपकी डिटेल्स जो होती हैं वो कैप्चर हो जाती हैं। तो वही सब बेसिकली है। ये सब हम क्यों टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं? अपने डेटा को, प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ में मतलब डेटा की इफ़िशियंसी मेंटेन करने के लिए हम इन सभी चीज़ों की यूज़ करते हैं। सो इस तरीके से हमारे यूनिट सेकंड तो ख़त्म हो गया। अब यूनिट थर्ड की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय। दोस्तों वीडियो पसंद आया करते हैं तो उसको प्लीज़ लाइक किया करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।